नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रो स्पीसीज में स्वागत है। आज 23 जुलाई है और आज हम कवर करने वाले हैं डीसी मशीन के डीसी जनरेटर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन इज। जो थिकनेस होता है लेमिनेशन का एक डीसी मशीन में वो कितना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 0.5 mm। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन अ डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय। पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस का, जिसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऐसा वैल्यू है फील्ड रेजिस्टेंस का जिसमें डीसी संट जनरेटर एक्साइट नहीं हो पाता, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जहां तक जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है कि अगर हम लोग डीसी जनरेटर के स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव। जो वेल्डिंग जनरेटर होता है इनमें से कौन सा वाइंडिंग वेल्डिंग जनरेटर में होना चाहिए। तो देखिए, जो लैप वाइंडिंग है उसको हम लोग ये जो आप लैप वाइंडिंग देख पा रहे हैं उसको हम लोग पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग करते हैं लो वोल्टेज हाई करंट के लिए। और अगर वेव वाइंडिंग की बात की जाए तो दोस्तों, वेव वाइंडिंग जो है उसको हम लोग सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लो करंट हाई वोल्टेज में। तो यहाँ पे वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं और करंट हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग जो होती है वो बहुत सुइटेबल होती है। जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज लॉस्ट। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आया है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऐसा होता है कि जब कोई मशीन ऑफ रहता है या उसके पास उसमें करंट सप्लाई नहीं होती है तो फिर भी उसके पास जो मैग्नेटिज्म बची हुई होती है उसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स में होती है, जब आप सेल्फ एक्साइटेड मशीन को पहली बार स्टार्ट करते हो तो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ही वो स्टार्ट हो पाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास कोई सप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेड है। तो जब वो जनरेट करेगा उसी से वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है उसी करंट के थ्रू। लेकिन स्टार्टिंग में वो तो कुछ जनरेट कर ही नहीं रहा, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहाँ से। तो वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो स्टार्ट होता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है जो उस मशीन के पास जो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो स्टोर हैं उसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक मशीन है जिसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो गया है और उसके पास कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं बचा। टू बिल्ड अप इट्स ईएमएफ अगेन, उसके ईएमएफ को वापस से बिल्डअप करने के लिए उस मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्या फील्ड वाइंडिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए। नहीं, फील्ड वाइंडिंग को रिप्लेस करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है कि आर्मेचर कनेक्शन मस्ट बी रिवर्स। देखिए, इससे भी हमें कोई फायदा नहीं होता, आर्मेचर कनेक्शन को हम लोग रिवर्स भी कर देंगे तो क्या फायदा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन शुड बी रिवर्स, इससे भी कोई फायदा नहीं है। फायदा एक ही चीज़ से हो सकता है कि अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को किसी लो वोल्टेज डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो उसमें वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकता है, वापस से वो उसको प्राप्त कर सकता है। जो उसका सही आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए। मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिचेस। लैप वाइंडिंग के केस में जो रिजल्टेंट पिच होता है वो क्या होता है। तो देखिए,
यहाँ पे आपने ऑप्शन में हर जगह फ्रंट एंड बैक पिचेस देखा होगा, तो ये पहले समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि फ्रंट एंड बैक पिच क्या होता है। तो हम लोग देख फ्रंट एंड बैक पिच क्या होता है दोस्तों, देखिए फ्रंट पिच मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट पिच किसको बोलते हैं। तो फ्रंट पिच ऐसा पिच है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड कंडक्टर मीन्स ये सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, मान लेते हैं कि ये एक कॉइल है, ये एक पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल मान लेते हैं, और ये पहले कॉइल का जो सेकेंड कंडक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ नेक्स्ट कॉइल, और जो फर्स्ट कंडक्टर है मीन्स ये फर्स्ट कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच। ठीक है। और क्या होता है कि जो बैक पिच है वो कॉइल स्पैन होता है, मीन्स एक कॉइल के दो कंडक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बैक पिच बोलते हैं। और जो रिजल्टेंट पिच होता है दोस्तों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट ऑफ वन कॉइल एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कॉइल, मीन्स स्टार्ट ऑफ वन कॉइल, ये देखिए स्टार्टिंग ये है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग है, स्टार्ट ऑफ पहला कॉइल का स्टार्टिंग है और दूसरा कॉइल का जो स्टार्टिंग है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, पहला कॉइल का जो स्टार्टिंग है यहाँ है और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग यहाँ है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट पिच। ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिचेस, लैप वाइंडिंग के केस में जो रिजल्टेंट पिच होता है वो क्या होता है। तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस होगा, नहीं। डिवीजन ऑफ फ्रंट एंड बैक पिच भी नहीं होता है, उसका आंसर होता है डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट पिच होता है वो क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, मीन्स ये सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ नेक्स्ट कॉइल, और जो फर्स्ट कंडक्टर है नेक्स्ट कॉइल का, ये फ्रंट पिच हो गया। अगर हम लोग फ्रंट पिच से बैक पिच को माइनस कर दें तो हमें रिजल्टेंट पिच वाई आर मिल जाता है। देखिए फ्रंट पिच वाई एफ है और ये देखिए और बैक पिच वाई बी है, तो वाई बी में से अगर हम लोग वाई एफ को माइनस कर देते हैं, बैक पिच में से अगर फ्रंट पिच को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट पिच है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर होता है सी नंबर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन अ डीसी जनरेटर वेरी सिग्निफिकेंटली विद द लोड करंट, इनमें से कौन सा लॉस है डीसी जनरेटर का जो वेरी करता है लोड करंट के साथ। तो वो लॉस होता है दोस्तों आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है वो वेरी करता है लोड करंट के साथ। ठीक है। क्योंकि कॉपर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर होता है और आर्मेचर के थ्रू ही लोड को करंट सप्लाई होता है, तो आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होगा वो वेरी करेगा हमारे लोड करंट के साथ। मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस शन जनरेटर गिव्स ग्रेटेस्ट वोल्टेज है। जो सन जनरेटर होता है वो ग्रेटेस्ट वोल्टेज कब देता है, तो जो सन जनरेटर होता है दोस्तों वो नो लोड पे ग्रेटेस्ट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है, एज द स्पीड ऑफ द डीसी जनरेटर इज इंक्रीज द जनरेटेड ईएमएफ, जब हम लोग स्पीड को बढ़ा देंगे डीसी जनरेटर का तो जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो क्या होगा। तो देखिए क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा या रिमेंस कांस्टेंट होगा। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा E इक्वल टू Z5PN/60 है। ठीक है। तो E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N का, तो अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी हमारा इंक्रीज होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होता है दोस्तों वो डीसी जनरेटर के लिए अप्लाई होता है, और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो डीसी मोटर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन इज, जो फंक्शन होता है कम्यूटेटर का डीसी मशीन में वो होता है टू चेंज एसी करंट टू डीसी करंट, टू चेंज एसी करंट टू डीसी करंट। देखिए जो कम्यूटेटर होता है हमारा वो एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों में कन्वर्ट करने में वो सक्षम होता है, और वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी,
और ऐसे ही हमेशा वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।